नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग गुप्त काल के टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है ना। और गुप्त काल के पहले से टॉपिक वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो सो संगम साहित्य या फिर संगम काल के टॉपिक को कवर किया था। और उस एक वीडियो में जो सो पूरा संगम काल के टॉपिक को कवर कर लिया था, ठीक ना। और आज के टॉपिक में जो हम लोग हैं गुप्त काल के टॉपिक को कवर करेंगे, बट ये जो गुप्त काल का टॉपिक है वो थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसको जो सो हम लोग पार्ट वाइज करके कवर कर लेंगे। तो अभी हम जो सो पार्ट वन इसका कवर करेंगे, ठीक है ना। जिसमें जो गुप्त काल है उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। और फिर इससे आगे की बातें जो सो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके करेंगे, ठीक है ना। तो जो न्यू स्टूडेंट स्टूडेंट होंगे, ठीक है ना, उसके लिए बता देते हैं कि ये जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए होगा, ठीक है ना। जैसे आप सबको पता होगा कि यूपीएससी का जो हिस्ट्री वाला सेक्शन होता है, ठीक है ना। पेपर वन में जो हिस्ट्री का पेपर होता है, तो हिस्ट्री में हमारा जनरली जो सो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है एंशिएंट इंडिया से, ठीक ना। तो एंशिएंट इंडिया से जनरली जो सो क्वेश्चन आता है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में, और एक आता है मॉडर्न इंडिया से सबसे ज्यादा, ठीक ना। मॉडर्न इंडिया से और एंशिएंट इंडिया से। तो आर्ट और कल्चर वाले सेक्शन से बहुत कम क्वेश्चन आएगा आपका पीटी में। और पीटी में सबसे ज्यादा जो सो आपको यही दो सेक्शन से देखने को मिलेगा, एंशिएंट इंडिया से और मॉडर्न इंडिया से। और मेंस में जो सो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा आर्ट और कल्चर वाले सेक्शन से और एक मॉडर्न इंडिया से, ठीक ना। तो इसीलिए जो हम लोग अभी जो सो पहले पीटी के सीरीज को चला रहे, और इसमें हम लोग जो सो सारा टॉपिक जो सो एमसीक्यू वाइज में जो सो देखते हैं और समझते हैं इसको, ठीक ना। तो आप इसको खुद से अपना नोट्स बना सकते हैं इसी को देखकर, क्योंकि ये जो हमारा है वो हमारा हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है ना। कोई कोचिंग वगैरह का प्रिंटेड नोट्स नहीं है। सिर्फ इसमें वही बातें लिखा गया है जो यूपीएससी में पूछा जा सकता है, कोई एक्स्ट्रा बातें इसमें नहीं लिखा गया है। तो ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक ना। और जैसे एग्जाम के लिए भी अच्छा है, ठीक ना, क्योंकि आप एग्जाम में जो सो शॉर्ट नोट्स ही पढ़ सकते हैं ज़्यादा अच्छे से और समझ सकते हैं। तो चलिए जो सो आज हम लोग गुप्त काल के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य, ठीक ना, गुप्त साम्राज्य गुप्त काल सब एक ही नाम है, ठीक ना। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा कोई। गुप्त साम्राज्य। तो चलिए जैसे सबसे पहले हम लोग गुप्त साम्राज्य का परिचय लेते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक ना। तो देखिए बोला जा रहा है श्रीगुप्त, ठीक है ना। ये श्रीगुप्त कौन है? तो देखिए बोला जा रहा है 275 ईस्वी। इसे गुप्त वंश का जो मूल संस्थापक नहीं माना जाता, ठीक ना। तो गुप्त वंश है, इसका पहले राजा हमारा श्रीगुप्त ही हुए, ठीक ना। तो गुप्त वंश के पहले राजा कौन थे? तो ये हमारा श्रीगुप्त थे। लेकिन श्रीगुप्त जो सो इस वंश के संस्थापक नहीं है। मतलब गुप्त वंश का पहला राजा तो हमारा श्रीगुप्त है, लेकिन श्रीगुप्त जो सो हमारा गुप्त वंश का संस्थापक नहीं है, या फिर इसको संस्थापक नहीं माना जाता, ठीक ना। तो इसका टाइम पीरियड हो सकता है बहुत छोटा होगा, ठीक ना। इसीलिए जो सो इसने कुछ किया नहीं, और इसने जो संस्थापक के रूप में भी जो सो कायर अपना नहीं किया होगा। फिर दूसरे नंबर पे आपका राजा आता है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक ना। एक आता है चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। और ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो हमारा गुप्त वंश का है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो हमारा मौर्य वंश का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आता है चंद्रगुप्त प्रथम, इसका दूसरा राजा है गुप्त काल का। और इसी ने जो सो गुप्त वंश की स्थापना किया था, ठीक ना। तो इसे ही जो सो गुप्त वंश का मूल संस्थापक माना जाता है, किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। और इसका काल क्या था? तो देखिए इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारा 319
बीसी से 335 बीसी के बीच जो सो माना जाता है। और इसी बीसी के बीच जो सो हमारा शक संवत का शुरुआत हुआ था। किसका? शक संवत। फिर आगे देखिए कौन सा राजा आता है, तो हम लोग जो सो सभी राजा का डिस्कस इसमें नहीं करेंगे, ठीक ना, सिर्फ उसी राजा के बारे में पढ़ेंगे जिसमें यूपीएससी में सवाल पूछा जाता है, ठीक ना, मतलब जिस टॉपिक से या फिर जिस राजा के इतिहास से एग्जाम में सवाल आ सकते हैं उसी के बारे में हम लोग जो सो पढ़ेंगे, ठीक ना। बाकी जो राजा इम्पोर्टेंट नहीं है उसके बारे में पढ़ने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आपका थर्ड नंबर पे मेन राजा आता है समुद्रगुप्त, ठीक ना। कौन आता है? समुद्रगुप्त। और इसको जो सो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक ना, किसको? समुद्रगुप्त को। आगे जो सो हम लोग इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक ना। अब इसी ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। फिर अगला राजा आता है रामगुप्त। फिर नेक्स्ट राजा आपका इसी में आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक ना। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर अगला आता है कुमारगुप्त। और लास्ट में राजा आता है, सॉरी लास्ट में नहीं, लेकिन ये जो गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी राजा है वो हमारा स्कंदगुप्त है। इसके आगे भी राजा हुआ, ठीक ना। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट शासक, ठीक ना। ये 7 नाम है और इसी से जो सो आपको एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब जो सो हम लोग सभी के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए पहला आता है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है ना। पहला जो हमारा श्रीगुप्त है उसके बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं, क्योंकि उसने जैसे कोई काम किया ही नहीं, ठीक ना, तो इसके बारे में जैसे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो जो हमारा चंद्रगुप्त प्रथम है इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था, तो देखिए इसका क्षेत्र हमारा मगध से जो सो बनारस तक था, ठीक ना। कहाँ से? मगध यानी बिहार के इलाके से बनारस यानी यूपी के इलाके तक, ठीक है ना। मतलब इसका इलाका जो सो बहुत छोटा ही देखने को मिलता है आपको। इसीलिए जो सो इसका भी जो सो ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो सो गुप्त वंश में नहीं माना जाता है। फिर क्या बोला जाता है कि इन्होंने जो सो लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया था, ठीक है। तो इसने विवाह कहाँ से किस राजकुमारी से किया था, तो इसने विवाह जो सो लिच्छवी की राजकुमारी से किया था। यही एक बात जो सो आपको इसमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा और यही जो सो एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर बोला जाता है कि इसने जो सो राजा रानी के सिक्के चलाए थे, ठीक ना। तो पूछा जाएगा कि गुप्त काल में जो सो राजा रानी के सिक्के किसने चलवाए थे, ठीक ना। तो हमारा वहाँ पे आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने जो सो राजा रानी के सिक्के चलवाए थे। राजा रानी का सिक्का का मतलब ये हुआ कि उस सिक्के में जो सो राजा रानी की मोहर डलवाए गए थे, ठीक ना, यही बात थी। फिर दूसरे नंबर पे आपका आता है राजा, कौन सा राजा आता है दूसरा नंबर पर, तो आपका दूसरा नंबर पे राजा आता है चंद्रगुप्त। कौन आता है? चंद्रगुप्त। फिर बोला जा रहा है कि जो हमारा चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र है कौन? समुद्रगुप्त। तो जो हमारा समुद्रगुप्त है वो चंद्रगुप्त प्रथम का ही पुत्र है। फिर बोला जा रहा है कि समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी का स्रोत क्या है, तो देखिए समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का स्रोत आपको सबसे पहले इसका सिक्का मिलेगा, ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त की जानकारी के बारे में सबसे मेन स्रोत जो है वो हमारा सिक्का है। फिर सिक्के में कौन कौन सा सिक्का है, तो सिक्के में जैसे एक आपको मिलेगा अश्वमेध सिक्का, ठीक है ना। कौन सा? सिक्के में मिलेगा अश्वमेध पराक्रम का सिक्का। इसका मतलब हुआ कि जो जो सिक्का होता था उसमें जो अश्वमेध पराक्रम वाला सिक्के का जो सो छाप जो सो उसमें ढाला जाता था, ठीक ना। इसका मतलब हुआ कि हो सकता है कि उस टाइम जो सो ये जो समुद्रगुप्त थे वो जो सो एक साम्राज्यवादी राजा हुआ, ठीक ना, मतलब अपने साम्राज्य के लगातार विस्तार करता हुआ, ठीक है ना। इसीलिए जो सो इसने जो सो अश्वमेध यज्ञ करवाए होंगे और इसीलिए जो सो इसने अश्वमेध यज्ञ का प्रतीक जो सो सिक्के में ढलवाया है। यही बात का प्रमाण जो सो आपको यहाँ से मिलेगा इसके सिक्के से। कौन सिक्के से? अश्वमेध सिक्के से। अश्वमेध यज्ञ राजा जनरली क्यों करते थे, तो इसका मतलब इस ये जो यज्ञ है वो जनरली इसीलिए किया जाता था ताकि जो सो अपने साम्राज्य का विस्तार किया जा सके, ठीक है ना। और यह यज्ञ जो सो चंद सॉरी समुद्रगुप्त के काल में भी हुआ। इसका मतलब हुआ कि इसने जो सो अपने साम्राज्य की जो विस्तार है उसको जो सो पूरा करने का प्रयास किया हुआ, ठीक है ना, मतलब इसने भी जो सो साम्राज्यवाद का विस्तार करने का प्रयास किया था। फिर एक आपको इसका सिक्का देखने को मिलेगा। कौन सा सिक्का? तो एक सिक्का आपको इसको देखने का मिलेगा वीणा वादक सिक्का, ठीक है ना। कौन सा सिक्का? वीणा वादक। यानी इसमें जो सो शासक लोग हैं इसमें जो सो सिक्का बजाते हुए देखने को मिलते हैं। किसमें? वीणा वादक सिक्का में, ठीक है ना।
फिर एक सिक्का मिलेगा आपको धनुर्धारी सिक्का, ठीक है ना। इसमें जो सो शासक को धनुष बाण जो सो धारण करते हुए दिखाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि शायद जो सो उस टाइम में जो सो युद्ध जो सो धनुष बाण से भी होता था। किससे होता था? धनुष बाण से भी। फिर बी नंबर का आता है, ठीक ना। तो बी नंबर का प्रमाण क्या आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में? तो बी नंबर में आपको आप अब इसका प्रमाण जो ले सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक ना। कौन सा अभिलेख? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और इस अभिलेख से जो सो इसके साम्राज्य के विस्तार की जानकारी मिलती, ठीक ना। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में क्या जानकारी मिलती? तो इस अभिलेख से जो सो आपको इसके साम्राज्यवादी विस्तार की जानकारी की नीति आपको मिलेगी। फिर बोला जा रहा है विशेष स्मिथ ने जो सो इसे भारत का नेपोलियन कहा, ठीक ना। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो सो यहाँ पे आपको बोला जाता है समुद्रगुप्त को ही, समुद्रगुप्त को ही, ठीक ना। और इसको जो सो भारत का नेपोलियन कहा किसने? तो इसको जो सो सॉरी विशिष्ट स्मिथ ने जो सो इसको भारत का नेपोलियन कहा है। फिर आता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन द्वारा जो सो बनाया गया, ठीक ना। तो जो प्रयाग में प्रशस्ति अभिलेख वो किसके द्वारा बनवाए गए? तो वो जो सो हमारा हरिसेन के द्वारा बनवाए गए, राजा हरिसेन के द्वारा। फिर आता है कि समुद्रगुप्त के जो सो विजय जो उसने विजय का साम्राज्य बनवाया है, तो उसके विजय के बारे में क्या क्या जानकारी मिलता है, ठीक ना। कि समुद्रगुप्त के विजय का ब्यौरा, ठीक ना। तो बोला जा रहा है कि इसने जो सो दो नाग राजाओं को हराया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। कितने राजाओं को? दो नाग राजाओं को, ठीक ना। तो आपसे यूपीएससी में ये नहीं पूछा जाएगा कि इसने दो नाग राजाओं को हराया था, पांच नाग राजाओं को। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि किस राजा ने जो सो नाग राजाओं को हराया था, पराजित किया था। तो वहां पे आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने। फिर एक सवाल आएगा आपसे कि आर्यवर्त के 9 राजाओं को किसने हरवाया था, ठीक ना। किसने हराया था? मतलब सवाल में आएगा कि आर्यवर्त के राजाओं को किसने हराया था, तो वो भी आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त ने। इसने जो सो आर्यवर्त के 9 राजाओं को हराया था और उसका जो सो पर्शभोदन, ठीक ना। किस? पर्शभोदन हानि कर दिया था, हानि समूल नाश कर दिया था, ठीक ना। तो सवाल में आपसे ये पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त ने जो आर्यवर्त के राजाओं को हराया था, ठीक ना, उसके साथ कौन सी नीति अपनाई थी? तो उसके साथ कौन सी नीति अपनाई थी? तो उसके साथ जो सो पर्शभोदन, ठीक ना, पर्श भोद्रन यानी समूल नाश का नीति अपनाया था। मतलब उसके साथ जो सो समूल नाश कर दिया था। किसका? आर्यावर्त के 9 राजाओं का। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से जो सो सवाल पूछा जा चुका है पहले ही। फिर आपको आपसे पूछा जाएगा कि इसने जो सो दक्षिण के 12 राजाओं को हराया था, ठीक ना। और फिर उन्हें जो सो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति के तहत आजाद किया था। अब आपसे पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण के 12 राजाओं को हराया था, उसको जो सो किस नीति के तहत आजाद किया था, ठीक ना। किस नीति के तहत उसको आजाद किया था? तो किस नीति के तहत आजाद किया था? तो उसको जो सो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति के तहत आजाद किया था। किसको? दक्षिण के राजाओं को। फिर इसने जो पत्य पत्यवंत के राजाओं को जो हराया था, उसको जो सो किस नीति के तहत आजाद किया था? तो उसको जो सो सौरकर, क्या चीज? सौरकर दान आज्ञाकरण परमान आगमन के लिए जो सो बाध्य किया था, ठीक ना। मतलब इसी नीति के तहत जो सो उसको आजाद किया गया था। मतलब इसी के लिए जो सो उस राजा को बाध्य किया गया था। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम में। फिर आता है कि इसने जो सो 8 वठों को हराए, ठीक ना। 8 वठों को दास बनाए, ठीक ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि 8 8 वाकों को दास किसने बनाया था, ठीक ना। 8 जो 8 वाक थे उसको दास किसने बनाया था? तो 8 वाक को दास बनाने वाले राजा हमारा समुद्रगुप्त ही थे। इसी ने जो सो 8 वाकों को दास बनाया था। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसने जो सो सहानुशाही, ठीक ना, क्या चीज? सहानुशाही शक मुरंड, क्या चीज? शक मुरंड। फिर बोला जाएगा सिंहली और अन्य द्वीप के राजाओं को हराए। तो इसने देखिए कहाँ कहाँ के राजाओं को हराया था। कहाँ कहाँ के राजाओं? सहानुशाही, फिर शकमुरन, फिर सिंगली और अन्य द्वीप के राजाओं को हराया था। मतलब इसने जो सो विदेशी राजाओं को भी हराया था और उन्हें जो सो गरुड़ मंतक तथा कन्योपायन के लिए बात किया था, ठीक है।
तो इसने जो इन राजाओं को हराया था, उसको जो सो किस नीति के तहत जो सो समाधान किया था, या फिर उसको किस चीज के लिए बाध्य किया था? तो उसको जो सो कन्योपार्जन के लिए बाध्य किया था, ठीक ना। किसके लिए? कन्योपायन के लिए, मतलब अपने राजाओं से, अपने राजकुमारों से विवाह के लिए बाध्य किया था, अपनी उसकी कन्याओं से। फिर आता है गुप्त साम्राज्य की जानकारी का स्रोत, ठीक ना। कि गुप्त साम्राज्य जो है उसकी जानकारी का स्रोत जो सो इतिहासकार, इतिहास में क्या क्या उपलब्ध है, आधुनिक भारत में क्या क्या उपलब्ध है। तो देखिए, बोला जा रहा है साहित्यिक स्रोत में जो सो प्रमुख रूप से हमारा क्या क्या उपलब्ध है साहित्यिक स्रोत में, तो बोला जा रहा है कालिदास की रचना, ठीक ना। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे प्रमुख क्या था, तो उसमें जो सो कालिदास की रचना आती, और कालिदास जो सो हमारा गुप्त काल के ही दौरान हुए हैं, ठीक ना। कालिदास जो सो हमारा गुप्त काल के ही दौरान के गुप्त काल के ही दौरान के जो सो कवि हैं। अब देखिए, ये जो शूद्रक है, तो वो शूद्रक हमारी किसकी रचना है? तो शूद्रक जो हमारा है वो हमारा मृच्छकटिकम कटिकम की रचना है। फिर एक आता है विशाख दत्त का, ठीक ठीक ना। तो विशाख दत्त का रचना क्या है? तो वो हमारा देवी चंद्रगुप्त है। फिर महाभारत, तो महाभारत किसकी रचना है? तो महाभारत हमारा अमरकोश की रचना है। फिर आएगा आपका कामंदक नीतिसार, तो कामंदक नीतिसार किसकी रचना है? तो ये जो सो हमारा अशोक एवं वराहमिहिर की रचना है, ठीक ना। इसकी अशोक एवं वराहमिहिर की। फिर एक आता है कामसूत्र, क्या चीज? कामसूत्र, कामसूत्र। और ये जो सो हमारा वात्स्यायन द्वारा रचा गया है, ठीक ना। किसके द्वारा? वात्स्यायन द्वारा। अब देखिए कालिदास के तीन महान नाटककार, ठीक ना। और इसी से जो सो आपको गुप्त वंश की जानकारी देखने को मिल सकता है, और मिलेगा भी। पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है? पहले नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो देखिए, ये जो हमारा नाटक है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, इसमें जो सो इस नाटक के, इस नाटक के अभिनयकर्ता, मतलब इसमें जो मेन किरदार निभाया है, उसमें कौन कौन है? तो उसमें जो मेन कैरेक्टर जिसने निभाया उसका नाम है, एक का नाम है मेनका, ठीक ना, मेनका है। फिर दूसरे का नाम है ऋषि विश्वामित्र। फिर एक का नाम है ऋषि दुर्वासा। फिर एक का नाम है शकुंतला। फिर एक का नाम है राजा दुष्यंत, और एक का नाम है भरत। इन इन सभी के ऊपर जैसो ये कहानी आधारित है। कौन सा कहानी? अभिज्ञान शाकुंतलम कहानी, ठीक ना। तो इन सभी के जो सो ऊपर यही कहानी आधारित है। आपको जो सो इस कहानी में नहीं जाना, ठीक ना। आपको बस इतना याद रखना है कि इस कहानी के अभिनय करता है, या फिर जो किरदार करता है मेन में, वो कौन कौन है, तो याद रखना है। फिर आगे आता है कि शकुंतला राजा दुष्यंत और भरत, तो ये इसी के राजा है, ठीक ना। फिर आता है कि राजा रवि वर्मा ने शकुंतला की पेंटिंग बनाई, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि शकुंतला की पेंटिंग किसने बनाई, तो वो जो सो हमारा राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। फिर दूसरा रचना इसका आता है मालविका अग्निमित्रम, ठीक है ना। कौन सा? मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्र में किस किस की जो सो स्टोरी दिया गया, तो इसमें जो सो मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कथा है, ठीक ना। किसका किसका? मालविका और अग्निमित्र की प्रेम की कथा है इस कहानी में। बोला जा रहा है अग्निमित्र शुंग वंश का राजा था, ठीक ना। तो जो हमारा अग्निमित्र है, ये जो सो हमारा शुंग वंश का राजा था। और जो मालविका है, वो हमारा मालविका से इस अग्निमित्र को प्रेम हो जाता है, और इसी में जो सो तुलसीदास ने इन दोनों की प्रेम की कथा लिखा, किसमें? मालविका अग्निमित्र नामक साहित्य में, या फिर नाटक में। फिर एक आता है हमारा आपका जो देखने को मिलेगा तुलसीदास का ही, वो आपका आता है विक्रमो वर्षियम, ठीक ना। कौन सा? विक्रमो वर्षियम, विक्रमो वर्षियम। और इसमें जो सो आपको देखने को क्या मिलता है, तो इसमें जो सो आपको कालिदास के इन तीनों नाटक की भाषा संस्कृत है, ठीक ना। ये जो कालिदास का तीन नाटक है, विक्रमोर्वशियम, मालविका अग्निमित्रम, और एक आपको पहले बताए अभिज्ञान शाकुंतलम। इन तीनों जो नाटक है, इसकी रचना जो सो हमारा है, सॉरी, इसकी भाषा जो है वो हमारा संस्कृत है, ठीक ना। और इसका जो लिपि है वो हमारा ब्राह्मी लिपि है, ठीक ना। दोनों आपको याद रखना है कि भाषा तो संस्कृत है, लेकिन लिपि हमारा ब्राह्मी लिपि है। फिर आता है कि कालिदास के काव्य है, ठीक है ना। क्या चीज? कालिदास के काव्य है।
तो देखिए कालिदास के काव्य कौन कौन से हैं, सो ठीक है ना। पहला आता है कुमार संभव, ठीक है ना। क्या चीज? कुमार संभव। और जो कुमार संभव है इसमें जो सो आपको शिव एवं पार्वती की संतान की जन्म की कथा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो शिव और पार्वती की संतान की जन्म की कथा जो सो आपको किस में मिलेगा? तो आपको जो सो कुमार संभव में मिलेगा। फिर एक रचना आता है कालिदास का रघुवंशम। फिर आता है मेघदूत। फिर आता है ऋतु संहारम। तो ये सब है कालिदास की रचना, ठीक है ना। आपको याद रखना है, आपको इससे सवाल पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा इन सारी, ये सारे बुक का नाम दे दिया जाएगा और एक तरफ जिसको रचनाकार के नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। और मिलान करने के लिए पूछा जाएगा। फिर आता है कि मृच्छकटिकम में जो सो आम आदमी की जीवन की दशा का वर्णन मिलता है, ठीक ना। जो मृच्छकटिकम है उसमें जो एक मृच्छकटिकम मात्र एक ऐसा वो नाटक है जिसमें जो सो आम आदमी की जीवन दशा देखने को मिलेगा, ठीक ना। बाकी आपको कोई भी ऐसा नाटक या कोई भी ऐसा बुक या फिर साहित्य नहीं है गुप्त काल का जिसमें आम आदमी का जानकारी मिलता है, ठीक ना। सभी में जो सो अमीर या फिर जो सो शिक्षित लोगों का ही जानकारी मिलता है। लेकिन जो मृच्छकटिकम है ये एकमात्र ऐसा नाटक है जिसमें जो सो आपको आम आदमी के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है ना। आम आदमी की जीवन दशा का वर्णन मिलता है किसमें? मृच्छकटिकम में। तो ये याद रखिएगा इस बुक का नाम। ये आता है प्राचीन भारत साहित्य जो सो सुखांत होती थी, ठीक ना। तो जो हमारा प्राचीन भारत का जो साहित्य है वो कैसा होता था? तो वो तो हमारा सुखांत होती थी, ठीक ना। सुखांत का मतलब हो गया कि जो सत्य, ठीक ना, मतलब एक गलत व्यक्ति और एक सही व्यक्ति, ठीक है ना। तो अंत में जीत जो सो हमेशा जो सो सही व्यक्ति की ही होती थी, ऐसा जो सो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। और ऐसा इसलिए दिखाया जाता है ताकि जो सो लोगों का सत्य पर विश्वास रह सके कि अंत में जीत सत्य की ही होती है। झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, झूठ चाहे कितना भी प्रभावशाली हो जाए, लेकिन अंत में जो सो वो हारेगा ही हारेगा और अंत में जो सो सत्य की जीत होगा ही होगा, ठीक ना। तो इसी यही होता है सुखांत का मतलब। और आज भी जो सो आपको सुखांति देखने को मिलेगा, ठीक ना, कोई भी चीज में। झूठ चाहे कितना प्रबल क्यों ना हो जाए एक क्षण के लिए, ठीक ना, एक क्षण के लिए भले ही सच जो सो आपको डगमगाते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन अंत में जीत जो सो आपको सत्य की ही देखने को मिलेगा, ठीक ना। फिर बोला जाए सुखांत का मतलब अंत में सच्चे व्यक्ति की ही जीत होती है। फिर बोला जा रहा है मृच्छकटिकम के किरदार निभाने वाले, ठीक है। तो मृच्छकटिकम में जो जिसने मेन रोल निभाया है उसमें कौन कौन है? तो उसमें जो चारुदत्त और वसंत सेना है, ठीक है ना। कौन कौन है? चारुदत्त और वसंत सेना है दोनों। फिर बोला जा रहा है कि जो हमारा चारुदत्त है वो ब्राह्मण है, ठीक है ना। तो चारुदत्त कौन है? तो चारुदत्त हमारा ब्राह्मण है और वसंत सेना एक लड़की है, ठीक है ना। और ये हमारा नर्तकी का काम करती है, डांस का काम। तथा जो सो इन इन दोनों के बीच प्रेम हो जाता है, ठीक ना। चारुदत्त को वसंत सेना से प्रेम हो जाता है। और यहीं पे जो सो एकमात्र ऐसा स्थिति है जब एक ब्राह्मण को जो सो फांसी की सजा सुनाई जाता है, ठीक है ना। बशर्ते फांसी इसको होता नहीं है, लेकिन जो सो फांसी की सजा जो सो इसको सुना दिया जाता है। तो एकमात्र यही ऐसा जगह है जहाँ पे एक ब्राह्मण को फांसी का सजा सुनाया जाता है, बाकी कहीं पे आपको ब्राह्मण को कठोर सजा देखने को नहीं मिलेगा। याद रखिएगा इन दोनों की कहानी इसमें वसंत सेना और चारुदत्त की। फिर आता है कि मृच्छकटिकम में जो सो चारुदत्त को कोर्ट द्वारा मृत्युदंड की सजा दी जाती है, ठीक है ना। पहले बताएं कि इसमें जो सो चारुदत्त को एक ब्राह्मण होते हुए भी जो सो मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है, बशर्ते इसको मृत्युदंड होती नहीं है, इससे पहले जो सो सच का पर्दाफाश हो जाता है। फिर बोला जा रहा है अमर कोश की रचना अमर सिंह ने किया, ठीक है ना। तो जो हमारा अमर कोश है उस अमर कोश की रचना किसने किया है? अमर सिंह ने। फिर आता है नीति सार के लेखक, ठीक है ना। तो नीति सार के लेखक हमारा है कामंदक। तथा नीति सार का विषय क्या है? तो वो हमारा राज्य व्यवस्था है, ठीक है ना। नीति सार का विषय क्या है? राज्य व्यवस्था। जैसे अरस्तु का अरस्तु का राजनीतिक विज्ञान है ना, जैसे अरस्तु का पॉलिटी है ना, तो उसी तरह से जो सो हमारा नीति सार के जो नीति सार है वो भी जो सो हमारा राज्य व्यवस्था पर ही आधारित एक बुक है, ठीक है ना। फिर बोला जा रहा आर्यभट्ट का रचना, ठीक ना। तो आर्यभट्ट का रचना आर्यभट्ट द्वारा रचना, तो आर्यभट्ट ने किसका रचना किया? आर्यभट्ट का। और ये जो आर्यभट्ट है वो भी जैसे हमारा
गुप्त काल के ही हुए हैं, ठीक ना। जो हमारा वैज्ञानिक आर्यभट्ट है, वो जो सो हमारा गुप्त काल के ही है, ठीक ना, इसीलिए जो यहाँ पे इसकी चर्चा हुई है। फिर आर्यभट्ट कौन थे? तो ये हमारा गणितज्ञ और खगोल शास्त्र थे, ठीक ना। कौन थे? गणितज्ञ और खगोल शास्त्र। अब इसमें देखिए इसकी कुछ उपलब्धियां आपको याद रखना है, ठीक ना। जैसे इसने पाई का मान निकाला था, ठीक ना। पाई का मान यानी 22/7, ठीक ना। फिर आता है कि इसने जो सो पृथ्वी की त्रिज्या भी निकाला था, ठीक ना। इसने जो सो हमारा पृथ्वी की त्रिज्या भी निकाला था। फिर बोला जा रहा है कि इसने कहा कि चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती, ठीक ना। तो आर्यभट्ट ने क्या कहा था? तो आर्यभट्ट ने कहा था कि चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती है। फिर इसने कहा था कि पृथ्वी जो सो सूर्य का चक्कर लगाती, ठीक ना। जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारा पृथ्वी है वो जो सो सूर्य का चक्कर लगाती, ठीक ना। मतलब सूर्य जो सो स्थिर है और पृथ्वी जो सो उसके चारों ओर घूर रही है, ठीक ना। ये हमारा सूर्य है और जो हमारा ये पृथ्वी है, ठीक ना। ये पृथ्वी जो सो हमारा चारों ओर घूम रही है, ठीक ना। ऐसे 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 चारों ओर घूमती है और सूर्य जो सो हमारा स्थिर है। ऐसा किसने कहा? चंद्र सॉरी आर्यभट्ट ने कहा। फिर इसने जो सो ज्योतिषी और खगोल शास्त्र को भी अलग किया, ठीक ना। तो ज्योतिषी और खगोल शास्त्र को पहली बार अलग इसी ने किया था, ज्योतिषी और खगोल शास्त्र को। फिर आता कि वराह मिहिर, ठीक ना। क्या चीज? वराह मिहिर भी जो सो खगोल शास्त्री है, ठीक ना। वराह मिहिर जो सो भी खगोल शास्त्री है तथा इसकी रचना क्या क्या है? तो देखिए जो हमारा वराह मिहिर है, इसकी रचना आपको याद रखना है, ठीक ना। क्या क्या है? सो लघु जातक है, लघु जातक है, विरहत जातक है, पंच सिद्धांतिक है, अष्टांगिक है, और जो अष्टांगिक है वो हमारा वानपट द्वारा रचा गया, ठीक ना। ये तीनों जो सो वरामिहिर किया है, ये तीनों सिर्फ वरामिहिर का है, और बाकी का जो हमारा अष्टांगिक है वो जो सो हमारा वानपट का है। फिर आता है हमारा काम सूत्र, ठीक ना। काम सूत्र। तो काम सूत्र से जो सो आपको नगरीय जीवन का जानकारी मिलता है, ठीक ना। मतलब काम सूत्र से जो सो आपको नगरीय जीवन का जानकारी मिलता है। लेकिन जो मिर्च कटकम एकमात्र नाटक है, सॉरी जो बुक है, उसमें जो सो आपको ग्रामीण जीवन के या फिर जो सो आम ग्रामीण में जो आम जनता होती है उसकी जानकारी, उसकी जीवन दशा का वर्णन मिलता है। और जो काम सूत्र है उससे जो सो आपको नगर के जीवन का जानकारी मिलता है। तथा इसमें जो सो भौतिक जीवन को अच्छा बनाने के उपाय बताएंगे, ठीक ना। भौतिक जीवन मतलब सुख सुविधाएं आपके पास कैसे होगी, ठीक ना, उसको जो सो अच्छा बताने के उपाय बताएंगे। और इसमें जो सो 62 कलाओं की चर्चा है। तो 62 कलाओं की चर्चा किसमें? तो वो जो सो हमारा काम सूत्र में ही है। फिर देखिए जो हमारा पुरातात्विक स्रोत है, ठीक ना। पहले तो हम लोगों ने गुप्त वंश का जो सो साहित्यिक स्रोत है उसको देखा, ठीक ना, कि गुप्त वंश के बारे में साहित्यिक स्रोत क्या क्या है, ठीक ना। अब जो सो हम लोग पुरातात्विक स्रोत देखते हैं कि मतलब इसमें जो सो कुछ पुरातात्विक स्रोत भी हैं जिससे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो अब जो सो हम लोग गुप्त वंश का पुरातात्विक स्रोत देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। पहले तो हम लोगों ने अभिलेख देख लिया, ठीक है ना। सॉरी अभिलेख नहीं देखा, सिर्फ जो सो साहित्यिक स्रोत देखा है। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आएगा वो यहाँ पे बताया गया, ठीक ना। अभिलेख आएगा, मुद्रा आएगा, फिर चित्रकला आएगा, मूर्ति कला आएगा, स्थापित कला आएगा, यही सब आएगा। तो चलिए अब जैसे एक एक करके हम लोग सभी कला देखते हैं। तो पहले जैसे हम लोग पहले राजा की तरफ चल रहे, ठीक ना, जिसका अभी प्राप्त हुआ है, मतलब जिसका अभी उपलब्ध है, जिसका इतिहास में देखने को मिलता है। तो समुद्रगुप्त की ओर पहले चल रहे, ठीक ना। तो इसके काल का जो सो अभिलेख है वो हमारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ठीक ना। तो समुद्रगुप्त का जो कौन सा अभिलेख है? तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का अभिलेख कौन सा है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का अभिलेख है हमारा मेहरौली अभिलेख, मेहरौली और मथुरा अभिलेख। और मेहरौली जो सो हमारा वो दिल्ली में, ठीक ना। और उसी मेहरौली में जो सो आपको लोह स्तंभ देखने को मिलेगा, ठीक ना, जो अभी भी गिरा नहीं है, अभी भी खड़ा है पूरी तरह से। फिर बोला जा रहा है मेहरौली अभिलेख में जो सो चंद्रगुप्त द्वितीय को वाहलिक प्रदेश का विजेता बताया गया, ठीक ना। जो मेहरौली अभिलेख है, जो दिल्ली का मेहरौली अभिलेख है, उसमें जिस चंद्रगुप्त द्वितीय को वालिक प्रदेश का विजेता बताया गया, ठीक ना। किस प्रदेश का विजेता बताया गया? वालिक प्रदेश का। फिर आगे आता कि मथुरा अभिलेख, ठीक ना। तो मथुरा अभिलेख में जिसको पाशुपत समुद्रगुप्त के एक आचार्य के बारे में जानकारी दिया गया, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है कि मथुरा अभिलेख से आपको किस चीज की जानकारी मिलता है? तो
जो मथुरा अभिलेख है वहां से हमको जो सो पाशुपत संप्रदाय के, ठीक ना, इस संप्रदाय के, पाशुपत संप्रदाय के एक आचार के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपसे सवाल यहाँ से यूपीएससी ने सवाल पूछ के रखा है कि पाशुपत संप्रदाय का जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, ठीक ना, और किस वंश में मिलता है। तो ये जो सो हमारा मथुरा अभिलेख से मिलता है, और वो जो सो हमारा गुप्त काल से, गुप्त वंश से मिलता है। अब यहाँ पे आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, अगली कभी भी पूछा जा सकता है कि ये जो आचार है वो किस आचार की जानकारी मिलता है, ठीक ना। आचार की तो जानकारी मिलती है, लेकिन कौन से आचार की जानकारी मिलती है, तो वो जो सो हमारा उदिचार की जानकारी मिलता है, ठीक ना। उदी आचार की जानकारी मिलता है, किस आचार की, उदी आचार की जानकारी मिलता है। कहाँ से, पाशुपत के कहाँ से मिलता है, मथुरा अभिलेख के पाशुपत संप्रदाय से, ठीक ना। तो पाशुपत संप्रदाय के उदिचार की जानकारी इस अभिलेख से मिलती है, किस अभिलेख से, मथुरा अभिलेख से। यहाँ से यूपीएससी ने ऑलरेडी 2-3 सवाल पूछ के रखा है, ध्यान से पढ़िएगा। फिर बोला जा रहा है कि कुमारगुप्त का, ठीक ना, जो कुमारगुप्त है उसका कौन कौन सा अभिलेख देखने को मिलता है, ठीक ना। चलिए जो अब उसका अभिलेख देख लेते हैं। कुमारगुप्त का अभिलेख मतलब उसके काल का कौन कौन सा अभिलेख है। तो बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा अभिलेख जो सो इसी गुप्त राजा का मिलता है, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा अभिलेख जो सो किस राजा का मिलता है, किस गुप्त राजा का मिलता है, तो वो जो सो आपको मिलेगा कुमारगुप्त का। फिर बोला जा रहा है कि कुमारगुप्त के कुछ प्रमुख अभिलेख, ठीक ना। तो कुमारगुप्त के अभिलेख तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन उसमें जो कुछ प्रमुख है उसका नाम आप जो सो ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सा, दामोदरपुर और जो सो मंदसौर अभिलेख। कौन कौन सा, दामोदरपुर अभिलेख और मंदसौर अभिलेख। ये जो मंदसौर अभिलेख है वहां से आपको जो सो रेशम का व्यापारी, किस चीज का जानकारी मिलता है, तो जो मंदसौर अभिलेख है वहां से आपको एक रेशम का व्यापारी होता है, ठीक ना। और जो रेशम का व्यापारी होता है वो गाँव में आता है, ठीक ना। गाँव में आता है और जो सो कृषि करने लगता है, गाँव में आता है, कृषि करने लगता है, तथा जो सो सूर्य पूजा के लिए चंदे की दान देता है, ठीक ना, मतलब चंदा देता है, किसके लिए, सूर्य पूजा के लिए। तो याद रखिएगा। ये दामोदरपुर का अभिलेख, ठीक ना। तो जो हमारा दामोदरपुर का अभिलेख है वहां से जो सो हमें गुप्त कालीन जिला प्रशासन की व्यवस्था की जानकारी मिला, ठीक ना। मतलब जो गुप्त काल में जो जिला का प्रशासन होता था वो कैसे होता था, ठीक है ना। मतलब जैसे अभी जिला का प्रशासन कैसे होता है, जिला कलेक्टर के माध्यम से, ठीक ना, आईएएस के माध्यम से। तो उस टाइम जो सो जिला प्रशासन का जिला का जो प्रशासन होता था वो कैसे होता था, उसकी जानकारी आपको किस अभिलेख से मिलती है, तो वो जो सो आपको दामोदरपुर अभिलेख से मिलता है। फिर बोला जाए, इस अभिलेख में कहा गया है कि जिला को विषय कहा जाता था, ठीक ना। तो इस अभिलेख में जिला का नाम क्या था, तो जिला का नाम विषय था, ठीक ना। अभी जो हम लोग जिला कहते हैं तो उस टाइम जो सो जिला को विषय बोला जाता था, क्या बोला जाता था, विषय। मतलब अगर अभी हम लोग जिला अध्यक्ष कहेंगे, ठीक ना, जैसे अभी हम लोग जिला अध्यक्ष कहते हैं तो उस टाइम जो सो उसको विषय अध्यक्ष कहा जाता था, ठीक ना, विषय अध्यक्ष। अगर उस टाइम जो सो जिला, अगर इस टाइम अभी जो सो हम लोग जिलापति कहते हैं तो उस टाइम जो सो उसको विषयपति कहा जाता था। फिर बोला जा रहा है कि जो विषयपति, ठीक ना, मतलब जो जिला अधिकारी, उसमें जो सो अष्टकुलाधिकरण के सहयोग से शासन चलाता था, ठीक ना। जो उस टाइम जिला होता था वो किसके सहयोग से चलाया जाता था, तो उस टाइम का जिला जो सो अष्टकुलाधिकरण के सहयोग से शासन चलाता था, ठीक ना। किसके सहयोग से, अष्टकुलाधिकरण के सहयोग से शासन चलाता था, याद रखिएगा। अर्थात इस अभिलेख से हमें जो सो किसका जानकारी मिल रहा है, तो बोला जा रहा है कि जिले की प्रशासन की जानकारी का अभिलेख है, जिले की प्रशासन की जानकारी का जो सो ब्यौरा मिलता है। फिर एक राजा आता है आपका स्कंदगुप्त। कौन सा, स्कंदगुप्त, इंपॉर्टेंट राजा है स्कंदगुप्त। तो चलिए स्कंदगुप्त का अभिलेख हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या क्या अभिलेख मिला है। तो बोला जा रहा है इसके भीतरी अभिलेख से हमें जो है हुनों के हमले की जानकारी मिलता है, ठीक ना। किसकी जानकारी मिलता है, मतलब इसके काल में जो सो शायद जो सो हुनों ने आक्रमण किया था, ठीक ना। किसने किया था, हुनों ने। और ये जो हुन है वो जो सो हमारा विदेशी थे। तो कौन थे, तो ये हुन जो सो हमारा विदेशी थे। और जो हुन है वो कहाँ से आए थे, तो वो जो हमारा हुन है वो हमारा मध्य एशिया से भारत आए थे, ठीक ना।
तो जो हुन है वो हमारा मध्य एशिया से भारत आए थे हमला करने। और ये जो हुनों का आक्रमण है वो हमारा किसके काल में होता है, तो वो जो स्कंद गुप्त के काल में होता है, और इसकी जानकारी हमको स्कंद गुप्त के भीति अभिलेख से मिलती है। और इस युद्ध में जो सो स्कंद गुप्त ने हुनों को हरा दिया था, मतलब इस युद्ध में जो सो स्कंद गुप्त की जीत होती है और जो सो हुनों की जो सो हार होती है। फिर बोला जाए इसका भी जूनागढ़ अभिलेख, ठीक ठीक है, इसका स्कंद गुप्त का भी जूनागढ़ अभिलेख। और इससे यह जानकारी मिलती है कि इसने भी जो सो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, ठीक ना। मतलब ऑलरेडी जो सो सुदर्शन झील का निर्माण जो सो बहुत राजाओं ने करवा के रखा है, और इसने भी जो सो सुदर्शन झील का ही निर्माण करवाया, और इसका भी जो सो जूनागढ़ का एक अपना अभिलेख है, याद रखिएगा। और इसकी इसी के जूनागढ़ अभिलेख से जो सो ये जानकारी मिलती है कि इसने भी जो सो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, मतलब कुछ मरम्मत करवाएगा, ठीक ना। और बाकी के राजा जो हमारा उसमें पुनर्निर्माण करवाने वाले थे वो कौन कौन थे, तो चंद्रगुप्त ने और अशोक ने तो इसको बनवाया था, ठीक ना। मतलब चंद्रगुप्त ने शायद इसको बनवाया था, और अशोक ने भी जो सो इसका पुनर्निर्माण ही करवाया था। फिर रुद्रदामन ने भी जो सो इसका पुनर्निर्माण ही करवाया था। फिर यहाँ पे आ गया स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने भी जो सो इसी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया हुआ या फिर मरम्मत करवाया हुआ कुछ। अब चलिए हम लोग देखते हैं गुप्त काल के सिक्के, ठीक ना, कि गुप्त कालीन सिक्के कैसे थे। तो इसमें भी जैसे हम लोग सभी राजा के सिक्के देखेंगे, ठीक ना, कि किस राजा के काल में कौन से सिक्के थे, और किस राजा के काल में जो सो कौन सा सिक्का सबसे ज्यादा था। तो पहला आता है चंद्रगुप्त प्रथम के काल में, ठीक ना। चंद्रगुप्त प्रथम के काल में हम लोगों ने पहले पढ़ रखा, राजा रानी का सिक्का इसने चलवाया था। फिर आता है दूसरा समुद्रगुप्त का, ठीक ना, तो इसका भी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, लिच्छवी दोहित्र का सिक्का, अश्वमेघ का सिक्का, वीणावादक सिक्का, धनुधारी सिक्का, व्याघ्र निहंता सिक्का, ये था समुद्रगुप्त का। फिर आगे आपका आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का सिक्का, ठीक है ना। तो इसका कौन सा सिक्का था, देखिए, इसने भी अपने पूर्ववर्ती राजा की तरह जो सो स्वर्ण सिक्के चलवाए, मतलब जिस तरह से इसके पूर्वज राजाओं ने, पूर्वज शासकों ने स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे, इसी तरह से जो सो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी स्वर्ण के सिक्के चलवाए, ठीक है। फिर बोला जाता है राजतंत्र की दैवीय उत्पत्ति, उत्पत्ति चक्र विक्रम सिक्का, ठीक ना। कौन सा सिक्का, राजतंत्र की दैवीय उत्पत्ति चक्र का विक्रम सिक्का। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है इन सभी राजाओं ने जो सो स्वर्ण सिक्के चलाए थे, ठीक ना। इन सभी राजाओं मतलब ऊपर के राजाओं ने स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे, किंतु जो सो हमारा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने स्वर्ण के साथ कुछ चांदी के सिक्के भी चलाए थे, ठीक ना। मतलब जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है, इसने जो सो स्वर्ण के भी सिक्के चलवाए और उसके साथ जो सो कुछ चांदी के भी सिक्के चलवाए, तथा यह सभी सिक्के जो सो गोलाकार में थे, ठीक है। मतलब इन सभी राजाओं ने जो सिक्के चलवाए थे ढलवाए थे वो सभी का आकार कैसा था, तो वो सभी का आकार था हमारा गोलाकार। फिर कुमारगुप्त ने कौन सा सिक्का चलवाया, तो इसने जो सो सबसे ज्यादा प्रकार का स्वर्ण सिक्का चलवाया था, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा प्रकार का स्वर्ण सिक्का किसने चलवाया, तो सबसे ज्यादा प्रकार का स्वर्ण सिक्का जो सो हमारा कुमारगुप्त ने चलवाया था। फिर स्कंदगुप्त, तो सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का किसने चलवाया, तो सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का, ठीक है, सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का स्कंदगुप्त ने चलवाया था, याद रखिएगा। अब शॉर्ट में हम लोग जो सिक्के को देख लेते हैं, ठीक ना, शॉर्ट में जो हम लोग सिक्के को देख लेते हैं। शॉर्ट में सिक्के को देख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए पहले आता है हमारा स्वर्ण का सिक्का, ठीक ना, कौन सा, स्वर्ण का सिक्का। और स्वर्ण का जो सिक्का है वो हमारा कई प्रकार के थे, कई प्रकार के थे, पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्वर्ण के भी सिक्के यहाँ पे कई प्रकार के मिलते हैं देखने को, ठीक है। फिर एक सिक्का आपको देखने को मिलेगा गुप्त काल में ही, तांबे का सिक्का, ठीक है ना, ताम्र सिक्का। और ये जो हमारा ताम्र सिक्का है उसको किसने चलवाया था, तो इसको जो सो रामगुप्त ने चलवाया था, ठीक ना। किसने चलवाया था, राजा रामगुप्त ने। फिर एक सिक्का आता है शीशे का सिक्का, ठीक ना, कौन सा सिक्का, शीशे का सिक्का, गुप्त काल का ही सिक्का, और इसको जो सो राजा बुद्ध गुप्त ने चलवाया था। किसने, राजा बुद्ध गुप्त ने। फिर एक सिक्का आपको मिलेगा चांदी का सिक्का, तो चांदी का सिक्का हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि यहाँ पे चांदी का सिक्का जो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलवाया था, और इसी ने जो सो इसी के साथ स्वर्ण के भी सिक्के चलवाए थे। फिर आता है कि चांदी का सिक्का सबसे ज्यादा किसने चलवाया, तो चांदी का सिक्का सबसे ज्यादा जो सो कुमार गुप्त ने ढलवाया है, ठीक ना। सबसे ज्यादा किसने ढलवाया है, तो कुमार गुप्त ने। फिर बोला जा रहा है फाहियान ने कौड़ियों के बारे में बताया, ठीक है ना, तो कौड़ियों के बारे में किसने बताया, फाहियान ने।
अब चलिए गुप्त काल की हम लोग कलाकृतियां देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या देखते हैं, कलाकृतियां। तो इसमें हम लोग जो सबसे पहले गुप्त काल की चित्रकला को देखते हैं। किस कला को, चित्रकला को। उसके बाद मूर्ति कला को देखेंगे। तो देखिए चित्रकला में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए। बोला जा रहा है कि चित्रकला की पहली प्रमाण जो अजंता की गुफा से मिला, ठीक ना। तो जो गुप्त काल है उसमें जो चित्रकला की पहली प्रमाण उसका कहाँ से मिलता है, तो वो जो हमारा अजंता की गुफा से मिलता है, महाराष्ट्र से है। चित्रकला की दूसरा प्रमाण आपको कहाँ से मिलेगा, तो चित्रकला की जो दूसरा प्रमाण है वो आपको बाघ की गुफा से मिलता है, ठीक ना। कहाँ से, बाघ की गुफा से। और वो जो हमारे एमपी में है बाघ की गुफा। फिर बोला जा रहा है अजंता की गुफा में जो मूर्तियां हैं, चित्रकला विहार है और जो चैत्य मिला है, उसका संबंध किससे, तो उसका संबंध जो बौद्ध धर्म से है। तथा इसका विषय क्या है, तो इसका विषय जातक कथा है, बुद्ध चरित्र और अश्वघोष की रचना है। तो इन सभी का जो संबंध है, जो जो चीज भी मिला है इस गुफा से, उन सभी के संबंध जो बौद्ध धर्म से। और सभी का जो विषय है वो जातक कथा है, बुद्ध चरित्र है और रसघोष की रचना है। फिर जो लघु चित्रकला की परंपरा है, ठीक ना, लघु चित्रकला की परंपरा। तो लघु चित्रकला की परंपरा जो हमारा गुजरात और बंगाल में नजर आती है, ठीक ना। कहाँ कहाँ पर नजर आती है, बंगाल और गुजरात में। तथा गुजरात में जसो चालुक्यों के काल में जसो, तथा बंगाल में पालों के काल में, ठीक ना। तो गुजरात में किसके काल में नजर आती है लघु चित्रकला, तो गुजरात में जसो आपको चालुक्य वंश के काल में जसो आपको नजर आएगी लघु चित्रकला। और बंगाल में जैसे आपको पाल वंश के काल में नजर आएगी लघु चित्रकला। याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग जो गुप्त काल की मूर्ति कला को देखते हैं, ठीक है ना। इसमें हम जो ज्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ रहे, सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जितना प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना। बाकी आपको मेंस की क्लास में जो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो देखिए मूर्ति कला इसकी कैसी थी, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि गुप्त काल से ही पहली बार जो मंदिर का प्रमाण मिलता है, ठीक है ना। इसके पहले जो आपको कहीं भी जो किसी भी काल में जो मंदिर का प्रमाण नहीं मिलेगा, ठीक ना। सबसे पहले बार जो मंदिर का प्रमाण जो आपको गुप्त काल में ही मिलेगा। और गुप्त काल से जो मंदिर बनाने की जो प्रथा है वो भी यहीं से शुरू होती है। फिर बोला जा रहा है गुप्त कालीन मूर्ति कला के उदाहरण, ठीक है। जो गुप्त कालीन है, जो गुप्त काल की मूर्ति कला है, तो गुप्त काल की मूर्ति कला के उदाहरण क्या क्या है, तो वो हमारा सारनाथ की मूर्तियां, ठीक ना। कहाँ की, सारनाथ की बुद्ध की मूर्तियां हैं। फिर है सुल्तानगंज की मूर्तियां, ठीक ना, सुल्तानगंज की मूर्तियां। फिर है गुफाओं की मूर्तियां। तो ये सब है मूर्ति कला का उदाहरण गुप्त काल का। फिर बोला जा रहा है कि जो हमारा सारनाथ की मूर्तियां हैं उसमें जो प्रस्तर कला का अनोखा प्रयोग किया गया, ठीक है। तो जो सारनाथ की मूर्तियां बनाई गई बुद्ध की, उसमें किस कला का प्रयोग किया गया, तो उसमें जो प्रस्तर कला यानी मतलब पत्थर की कलाओं का जो बेहद प्रयोग किया गया, ठीक है ना। मतलब बेहद अनोखा प्रयोग किया गया, मतलब आपको देखने में भयानक लगेगी वो मूर्तियां। ऐसा बनाया गया है प्रस्तर कला के द्वारा यानी पत्थर की कलाओं के द्वारा। फिर बोला जा रहा है कि सुल्तानगंज से जो काशी की बुद्ध की खड़ी मुद्रा में मूर्ति मिली, ठीक ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि बुद्ध की खड़ी मुद्रा में मूर्ति, जो काशी की मूर्ति मिली वो कहाँ से मिली, ठीक है, और किस काल में मिली। तो ये जो हमको मिलती है सुल्तानगंज से। कहाँ से, सुल्तानगंज बिहार से मिलती है। फिर एक आते हैं कि धातु की मूर्ति, ठीक है ना। किस चीज की, धातु की मूर्ति। और जो हमारा ये जो मूर्ति मिला है, कांसे की जो मूर्ति मिली थी ना बुद्ध की, किस चीज की, कांसे की जो मूर्ति मिली है। तो कांसे की मूर्ति जो किससे बनाई जाती थी, मतलब कांसे तो एक धातु है, ठीक है। मतलब जो कांसा है वो तो एक धातु है। तो जो हमारा धातु होता है, वो धातु का मूर्ति किससे बनाया जाता था, मतलब किस प्रणाली से बनाया जाता था। तो धातु की जो मूर्तियां हैं वो जो लुप्त मोम प्रणाली से बनाई जाती थी, ठीक है। किससे बनाई जाती थी, लुप्त मोम प्रणाली से। अतः सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्तियां भी जो इसी प्रणाली से बनाई गई, ठीक है ना। लुप्त मोम प्रणाली क्या चीज होती है, तो लुप्त मोम प्रणाली ये जो होती है कि इसमें जो पहले एक इसमें जो एक मिट्टी का स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, ठीक ना, मिट्टी का स्ट्रक्चर। और इसके ऊपर जो मोम लेप दिया जाता है, ठीक ना, क्या चीज, मोम लेप दिया जाता है। और इसको जो जला दिया जाता है, ठीक ना। जलाने के बाद जो अंदर का स्ट्रक्चर बचता है, उसकी स्ट्रक्चर के अनुरूप जो भी चीज आपको ढालना उसको ढाल दिया जाता है। जैसे आज भी बनाया जाता है, कोई भी चीज बनाया जाता है तो आप देखते होंगे कि पहले जो उसको हटा दिया जाता है, ठीक ना।
मतलब पहले जैसे उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और उसको जो सो उसके अनुरूप जो सो ढाल दिया जाता है। तो इस यही जो सो हमारा लूप मोम प्रणाली है, ठीक है ना, कि पहले मोम को उसके ऊपर रखा जाता था और फिर बाद में मोम को पिघला दिया जाता था, और उसके बाद जो मोम जिसके ऊपर रखा जाता था वो बच जाता था, तो वो जो सो उसका नक्शा तैयार हो जाता था, और उसी पर जो सो धातु धातु का जो सो धातु का जो गला हुआ लिक्विड होता था उसको जो सो रख दिया जाता था, और वही जो सो उससे नक्शा बन जाता था। तो यही होता था लुप्त मोम प्रणाली, मतलब गलाकर बनाया जाता था। तो ये था हमारा गुप्त काल का कुछ टॉपिक जो हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक ना। अब नेक्स्ट टॉपिक में जो सो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो सो गुप्त काल की बाकी की चर्चाओं को जो सो पूरा कर लेंगे, ठीक ना। तो इतना हम लोगों ने आज कवर कर लिया गुप्त काल के बारे में, और इसका आगे का टॉपिक जो सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जो आप सभी को जय हिंद।